यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। किराए के दर्द से बचने के लिए मैंने सबसे आसान शॉर्टकट चुना। अपनी खूबसूरत मकान मालकिन के साथ एक नकली शादी, ताकि उसके घर वालों के शादी वाले प्रेशर की ऐसी तैसी की जा सके। लेकिन जैसे ही मैंने उसके पैसों पर ऐश करने और राजा जैसी जिंदगी जीने के सपने सजाए, लिन या ने मुझे बताया कि वो मुझे अपने खड़ूस बाप से मिलाने ले जा रही है। और फिर जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने वो चेहरा देखा। साला, काले बादलों जैसा खूंखार। मेरी टांगों की हवा तुरंत निकल गई और मैं घुटनों के बल नीचे गिरने ही वाला था। अबे, ये वही ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर नहीं था जिसने 3 महीने तक मुझ पर चीख चीख कर मेरा जीना हराम किया था और पूरे 5 बार मुझे फेल किया था। मुफ्त की रोटियां तोड़ना अचानक से मेरे लिए जान का बखेड़ा बन चुका था। और जैसा सोचा था, मेरे हाथ से सेब छूटकर धड़ाम से फर्श पर जा गिरे। लाल लाल फूजी सेब, साले, हर दिशा में लुढ़कते चले गए। मेरी रूह तक डर से कांप उठी थी। मेरे दिमाग में पिछले 3 महीनों का टॉर्चर किसी फ्लैशबैक की तरह घूमने लगा। उसने मुझे बेइज्जत करने के लिए जो गालियां और ताने दिए थे ना, उस पर तो गाली गलौज की पूरी मास्टर क्लास लिखी जा सकती थी। तुझे गियर बदलने को कहा था, तू मेरी जांग क्यों पकड़ रहा है बे? अबे ब्रेक मार, मुझे मारेगा या खुद की चिता जलाएगा? वो तीखे शब्द आज भी मेरे कानों में किसी शैतानी मंत्र की तरह गूंज रहे थे। मैंने खुद को घसीटते हुए बोलने की हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए नमस्ते किया। को कोच लिन, बड़े बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। कोच लिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूरे 3 सेकंड तक मुझे घूरा। फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल, ताने भरी मुस्कान आ गई। अरे वाह, अगर ये हमारे ड्राइविंग लीजेंड चेन हाउ नहीं है तो कौन है? क्या हुआ रे साला, ड्राइविंग लाइसेंस तो तुझसे मिला नहीं, तो करियर बदलकर सीधे घर जमाई बन गया। उस पल मेरी सच में मौत ही आ गई थी। अगर वहां जमीन में जरा सी भी दरार होती ना, तो मैं खुद को उसमें ऐसे ठूंस लेता जैसे कोई अनाड़ी ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स पार्किंग में डालता है। तभी लिन या मेरे पीछे से बाहर निकली। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने बाप को एक बेहद मीठी सी मुस्कान दी। पापा, आप तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। मुझे इंट्रोड्यूस कराने का झंझट ही नहीं रहा। ये चेन हाउ है, मेरे पति। हमने आज ही शादी की है। जैसे ही उसने ये बोला, कोच लिन की वो बत्ती सी वहीं की वहीं जम गई। उसका वो उतरा हुआ चेहरा उस दिन से भी ज्यादा देखने लायक था जब मैंने गाड़ी सीधे डिवाइडर के पेड़ पौधों में ठोक दी थी। हूं पति, वो टैलेंटेड फॉरेन रिटर्न रईस से ज्यादा ये नाकारा नमूना निकला जिससे एक क्लच तक नहीं दबता। मुझे लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे कलेजे पर तीर मार दिया हो। कोई मुझे गोली मार के खत्म कर दो यार। ये बेइज्जती का नेक्स्ट लेवल था। लेकिन लिन या को घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए अपना मैरिज सर्टिफिकेट मेज पर पटक दिया। पापा, जरा आंखें खोलकर देख लो, ये कानूनी तौर पर पूरी तरह वैलिड है और मुझे ये जैसा है वैसा ही पसंद है। थोड़ा बुद्धू और सीधा साधा। मेरे होंठ फड़क उठे। क्या ये सच में कोई तारीफ थी? मुझे अंदर से बेइज्जती का हल्का सा दर्द हुआ। कोच लिन ने अपने गुस्से का घूंट पिया और सोफे की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बैठ। उस एक शब्द में किसी शाही हुक्म से भी ज्यादा खौफ था। मैं दबे पांव सोफे की तरफ सरका और कायदे से बैठ गया। मेरे पिछले हिस्से का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही सोफे की गद्दी को छू रहा था। कोच लिन मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगाई, लंबा कश खींचा और बोला, जब शादी कर ही ली है तो अब इस घर के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। मैंने थूक घूंटते हुए कहा, अंकल, नहीं पापा, बोलिए। लिन खानदान का दामाद बनना चाहता है, इतना आसान नहीं होगा। और मुझे इतनी जल्दी पापा मत बोल। मुझे डर है मेरी उम्र कम हो जाएगी। कान खोलकर सुन ले। पहला, तू अगले 3 महीने यहीं रहेगा। दूसरा, घर का सारा झाड़ू पोछा और काम तू संभालेगा। तीसरा और सबसे जरूरी, अगर तूने 3 महीने के अंदर ड्राइविंग का रोड टेस्ट पास कर लिया, तब तो मैं तुझे दामाद मानूंगा। और अगर फेल हुआ तो जहां से आया है वहीं दफा हो जाना और मेरी बेटी को तुरंत तलाक दे देना। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। साला, ये शादी थी या फिर से वही ड्राइविंग रीटेस्ट? उस शाम एक भयानक तनाव भरे डिनर के बाद मैंने जल्दी से झूठे बर्तन समेटे और धोने चला गया। गलती से मुझे लिविंग रूम में बाप बेटी की बातचीत सुनाई दे गई। श्याओ यार, सच सच बता,
क्या तूने मुझसे शादी की चिक चिक से बचने के लिए इस टुटपुंजिये को भाड़े पर रखा है? लिन या ने बड़े आराम से चाय की चुस्की ली। पापा, आप फालतू का दिमाग लगा रहे हो। मुझे वो सच में पसंद है। वो ईमानदार है, मेरी हर बात मानता है और वफादार है। आजकल के लड़कों में ये तीनों खूबियां कहाँ मिलती हैं? कोच लिन थोड़ी देर खामोश रहा। ईमानदार? मुझे तो वो बिल्कुल रीढ़ विहीन और डरपोक लगता है। चल ठीक है, जब तूने जिद पकड़ ही ली है तो मैं तेरी बात रख लेता हूँ। लेकिन अगले 3 महीने मैं इसकी ऐसी तैसी करके इसकी पूरी जांच करूंगा। जो साला ढंग से गाड़ी नहीं चला सकता, वो तेरी क्या खाक हिफाजत करेगा? ये सुनकर मेरे दिमाग में खिचड़ी पक गई। तो इस बुढ़े की नजर में अच्छी ड्राइविंग करने का मतलब बीवी की हिफाजत करना था। क्या घटिया लॉजिक था यार। बर्तन धोने के बाद मैंने हाथ पोंछे और किचन से बाहर आया। कोच लिन सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। उसने मुझे देखते ही कोने में रखे एक छोटे से स्टूल की तरफ इशारा किया। वहां बैठ। मैं भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप बैठ गया। आज से तू रोज रात को मुझे ट्रैफिक के सारे नियम सुनाएगा, हर एक गलत नियम पर 10 पुश अप्स मारेगा। हैं? मतलब क्या? नियम नंबर 1, जब कोई मोटर गाड़ी सड़क पर हो तो वो साइन बोर्ड पर लिखी मैक्सिमम स्पीड से ऊपर नहीं जानी चाहिए। शुरू हो जा रटना। तो मैं साला रोते हुए चेहरे के साथ नियम रटने लगा, जैसे कल मेरा बोर्ड का एग्जाम हो। नहीं, ये तो उससे भी बदतर नर्क था। उस रात मैं 11 बजे तक नियम बकता रहा। मैंने पूरे 200 पुश अप्स मारे। मेरे हाथ फूलकर भटूरे बन चुके थे और गला पूरी तरह बैठ गया था। आखिरकार लिनिया से मेरा यह तमाशा देखा नहीं गया। उसने मुझे घसीट कर सीधे कमरे में खींच लिया। बस करो पापा, कल इसको काम पर भी जाना है। कमरे में पहुंचते ही मैं सीधे बिस्तर पर ढेर हो गया। लिनिया ने मुझे पानी का गिलास थमाया। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। आई एन एम सो सॉरी, मेरे पापा का मिजाज ही ऐसा है। मैंने एक सड़ी सी मुस्कान दी और हाथ हिलाया। मुझे आदत है इन सब की। सच कहूं तो मेरे पापा तुम्हें पसंद करते हैं। वो मुझे पसंद करते हैं? तुम्हारा मतलब है उन्हें मुझे टॉर्चर करना पसंद है? लिन्या ने मुझे देखा और अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई गहरा मतलब छुपा था। तुम नहीं समझोगे। पहले जो भी अमीरजादे मुझे पटाने आते थे, पापा उन्हें 10 मिनट के अंदर दुम दबाकर भगा देते थे। तुम पहले इंसान हो जो उनके सामने टिके रहे। पूरा खाना खाया और बिना भागे 200 पुशअप्स झेल गए। मैं सन्न रह गया। तो कुल मिलाकर मेरी इकलौती खूबी यही थी कि मैं मार और बेइज्जती बहुत अच्छे से झेल सकता था। साथ रहने की हमारी पहली ही रात को माहौल इतना अजीब और झेप भरा था कि मेरा मन कर रहा था जमीन फाड़कर समा जाऊं। कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। मैंने चादर उठाई और चुपचाप फर्श पर बिछा दी। मैं जमीन पर सोऊंगा। मुझे अपनी औकात पता है। फेक मैरिज में एक लक्ष्मण रेखा होनी ही चाहिए। लिन या बिस्तर के किनारे बैठी, अपनी गोरी और पतली टांगे हिलाते हुए, एक शरारती मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। फर्श ठंडा है, पक्का सो जाओगे? मैंने दांत पीसकर सिर हिलाया। बिल्कुल पक्का, मेरा बदन वैसे भी गर्म रहता है। फर्श मुझे ठंडा रखेगा। लिन या धीरे से हंसी और उसने बत्ती बुझा दी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही किसी ने हमारे दरवाजे को इतनी जोर से पीटा कि पूरा कमरा हिल गया। धूप सिर पर चढ़ गई है। अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रहा है क्या? मैं नींद में झूलता हुआ खुद को घसीट कर उठा। मैंने टाइम देखा। सुबह के 5:30 बज रहे थे। अबे, कौन सी धूप सिर पर चढ़ गई? सूरज ने तो अभी अपनी ड्यूटी भी शुरू नहीं की थी। मैंने दरवाजा खोला। कोच लिन गले में सीटी लटकाए पूरी तरह तैयार खड़ा था। मुंह हाथ धो ले, 5 मिनट में नीचे मिल, 5 किलोमीटर की मॉर्निंग रनिंग है। मेरी चीख निकल गई। पापा, मेरा ऑफिस है। काहे का ऑफिस? सेहत पहले है। जब तक शरीर में दम नहीं होगा तो क्लच कैसे दबाएगा, स्टीयरिंग कैसे घुमाएगा? फिर से वही ड्राइविंग का रोना। मेरे तो होश ही उड़ गए। किस्मत को कोसते हुए मैंने कपड़े बदले और नीचे पहुंच गया। लेनिया भी न जाने कैसे उठ चुकी थी। उसकी टाइट योगा ड्रेस उसके हर एक कर्व को उभार रही थी। लेकिन मेरे अंदर उसे ताड़ने का जरा भी मूड नहीं था। कोच लिन हाथ में एक चाबुक जैसा हंटर लिए मुझे बत्तख की तरह हाँक रहा था। दौड़! घुटने ऊपर उठा। सांस ले। सांस पर कंट्रोल रख। नजरें सामने। नीचे क्या देख रहा है? पैसे गिरे हैं क्या तेरे? 5 किलोमीटर के बाद मेरे फेफड़े फटने की कगार पर थे। मैं किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घास पर पसर गया। कोच लिन मेरे सिर पर आकर खड़ा हो गया। तेरा स्टैमिना बिल्कुल रद्दी है। कल से रोजाना इसमें कुछ किलोमीटर और जुड़ेंगे। मेरा मन कर रहा था खुद को गोली मार लूं। नाश्ते की मेज पर कोच लिन ने अचानक मेरी तरफ चाबियों का गुच्छा फेंका। नाश्ते के बाद श्याओया को ऑफिस छोड़कर आ। मेरा हाथ कांपा और चाबियां सीधे मेरे दलिया में गिरते गिरते बचीं।
पापा, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कोच लिन ने मुझे घूरते हुए डांटा। किसने कहा तू गाड़ी चलाएगा? इलेक्ट्रिक स्कूटी ले जा। ये स्कूटी की चाबियां हैं। मेरी जान में जान आई। शुक्र है भगवान का। इलेक्ट्रिक स्कूटी तो मैं चला ही सकता था। लिनिया की कंपनी शहर के सबसे पॉश बिजनेस इलाके में थी। मैं उस छोटी सी गुलाबी स्कूटी पर करोड़ों की मालकिन और बेहद खूबसूरत लड़की को पीछे बिठाए सुबह के भारी ट्रैफिक के बीच से रास्ता निकाल रहा था। हवा से लिनिया के लंबे बाल उड़ रहे थे जो मेरी गर्दन से छू रहे थे और मुझे हल्की गुदगुदी हो रही थी। तभी लिन या ने अचानक मेरी कमर में अपने हाथ डाल दिए और अपना गाल मेरी पीठ से सटा दिया। चैन हाओ, थैंक यू मेरे इस ड्रामे में मेरा साथ देने के लिए और मेरे पापा के नखरे झेलने के लिए। मैंने एक फीकी मुस्कान दी। मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं तो तुम्हारी मुसीबतें झेलना तो मेरा फर्ज है। लिन या कुछ नहीं बोली। उसने बस मुझे और कसकर पकड़ लिया। जैसे ही हम उसकी ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंचे, एक पॉश कार ने अचानक कट मारा और हमें लगभग उड़ा ही दिया था। मैंने झटके से ब्रेक दबाए। छोटी स्कूटी 2 बार डगमगाई और रुक गई। पॉर्श का शीशा नीचे हुआ और उसमें से जेल लगे बालों वाला और चेहरे पर ढेर सारा पाउडर पोते हुए एक आदमी बाहर झांका। अरे वाह! ये तो हमारी प्रेसिडेंट लिन है। तुम्हारे ये दिन आ गए कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ऑफिस आ रही हो। तो ये है तुम्हारा नया पति। देखने में तो बिल्कुल टुटपुंजिया लग रहा है। फूड डिलीवरी बॉय है क्या? उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा और एक घटिया हंसी के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने उस चेहरे को तुरंत पहचान लिया। जाओ गैंग, शहर का जाना माना अमीर छपरी और लिन या के पीछे हाथ धोकर पड़ा आशिक। यही वो मुख्य बवासीर था जिसकी वजह से लिन या ने मेरे साथ ये फेक मैरिज की थी। ये साला उस जिद्दी झोंक की तरह था जो छूटने का नाम नहीं लेता। लिन या स्कूटी से उतरी और अपनी स्कर्ट ठीक की। उसने झाओ गैंग को एक जहरीली नजर से देखा। मिस्टर जाओ, अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। ये मेरे पति हैं। चेन हाउ। झाओ गैंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुंह बनाकर हंसा। पति? ये तो औरत के टुकड़ों पर पलने वाला कोई सस्ता लवर बॉय लग रहा है। लेन या, मुझसे बचने के लिए तू इतनी गिर गई कि इस कचरे को चुन लिया। तभी अचानक मेरे अंदर का कीड़ा जागा और मैं बोल पड़ा। मैंने उसकी पॉश की तरफ उंगली उठाई। मिस्टर झाओ, है ना, आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। पीली लाइन के अंदर गाड़ी पार्क करना गैर कानूनी है। इसके लिए लाइसेंस के 3 पॉइंट्स कटेंगे और 200 युआन का चालान कटेगा। झाओ गैंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर ठहाका मारकर हंसने लगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मेरी गाड़ी 2 करोड़ से ऊपर की है। तेरे चालान के पैसे तो मेरी जेब में चिल्लर की तरह पड़े रहते हैं। मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए सीधे उसकी आंखों में देखा। कोच लिन का वो खूंखार चेहरा अचानक मेरे दिमाग में कौंध गया। मेरे अंदर न जाने कहां से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया। बात पैसों की नहीं है मिस्टर झाओ, बात नियमों की है। बिना कायदे के कोई व्यवस्था नहीं चलती। तू चाहे कितनी भी बेहतरीन गाड़ी चला ले, अगर तेरी फितरत ही सड़ी हुई है तो तू सड़क पर सिर्फ एक चलता फिरता खतरा है। तू बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलता है, जब मन चाहे सॉलिड लाइन पार कर देता है और चौराहों पर पीली बत्ती देखकर गाड़ी भगाता है। अगर तेरी इस हरकत को मेरे ड्राइविंग कोच ने देख लिया होता ना, तो वो तेरी दोनों टांगें तोड़ चुके होते। मैंने उस साले झाओ गैंग की बोलती पूरी तरह बंद कर दी। लिन या भी दंग रह गई। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चमक दिख रही थी। आसपास के ऑफिस वाले भी तमाशा देखने के लिए जुटने लगे और उस पर उंगलियां उठाकर फुसफुसाने लगे। झाओ गैंग की सरेआम बेइज्जती हो चुकी थी। गाड़ियों के बारे में एक नंग धड़ंग भिखारी क्या जानेगा? इसे ड्राइविंग स्किल्स कहते हैं। अगर दम है तो मुझसे रेस लगा। मैंने बड़े आराम से अपना सिर हिलाया। ना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और मैं कानून का पालन करने वाला शरीफ नागरिक हूं। इतना कहकर मैंने स्कूटी का एक्सीलेटर घुमाया। चलो डार्लिंग, ऑफिस चलो। ऐसे जाहिलों पर वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, जिन्हें ट्रैफिक रूल्स की एबीसीडी भी नहीं पता। लिन या जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने सबके सामने मेरे गाल पर एक प्यारी सी किस दे दी। फिर वो अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए सीना तान कर ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चली गई। जाओ गैंग, साला वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। मैंने अपने गाल पर उस गीले निशान को छुआ और मंद मंद मुस्कुराने लगा। अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलने का मजा अचानक से और भी बढ़ गया था। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो कोच लिन लिविंग रूम में बैठकर अपनी एक पुरानी ट्रॉफी चमका रहे थे।
ये ट्रॉफी उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में एक खतरनाक रैली रेस जीतकर हासिल की थी। उन्होंने मुझे अंदर आते देखा, पर मुंह उठाकर देखा तक नहीं। सुना है, आज तूने उस चूहे जैसे चमचे को उसकी औकात दिखा दी। मेरी तो फट के हाथ में आ गई, क्योंकि अच्छी खबर तो कोई पूछता नहीं, पर साला बुरी खबर आग की तरह फैलती है। कोच लिन शायद उस झाओ गांग के बाप को पहले से जानते थे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, पापा वो मैं। शाबाश मेरे शेर। कोच लिन अचानक शेर की तरह दहाड़े। मेरी तो उछलकर जान ही निकल गई। उन्होंने नजरें उठाई और बोले, उस लौंडे को गाड़ी चलाने की रत्ती भर तमीज नहीं है। पिछली बार उस कमीने ने मेरी ट्रेनिंग वाली कार को ठोक ही दिया था, और बिना कुछ बोले साला फुर्र हो गया। अगर उसका बाप बीच में ना होता तो कब का उसकी हड्डियां तोड़कर कचूमर बना चुका होता। वो उठे और मेरी पीठ पर इतना जोरदार धौल जमाया कि मैं वहीं जमीन पर लोट-पोट होते होते बचा। तेरी ड्राइविंग स्किल्स तो खैर एकदम गोबर जैसी हैं, पर कम से कम तेरे इस खोपचे में इतनी बात तो घुसी। सड़क यमराज का घर बन सकती है, और कायदे कानून सबसे ऊपर होते हैं। चल ठीक है, आज रात तुझे ट्रैफिक के बोरिंग नियम रटने की जरूरत नहीं है। जा, मेरे पैर धोने के लिए गर्म पानी लेकर आ। मैंने अपनी आंखें मटकाईं और खुशी से झूम उठा। अभी लाया पापा। नियम रटने से मुक्ति मिल गई थी। पैर धोने का पानी लाना कौन सी बड़ी तोप थी। मैं तो साला उनका पेडिक्योर भी कर देता। इसी रोज रोज के ड्रामे और रायते में आधा महीना गुजर गया। और रही बात मेरी ड्राइविंग की, तो वो साला कार स्टार्ट करने से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। कोच लिन का रवैया मेरे प्रति नफरत से बदलकर अब सर पीटने वाली निराशा में तब्दील हो चुका था। अरे क्लच, साले क्लच। क्या क्लच को दबाकर सीधे पेट्रोल टंकी में घुसेड़ देगा? क्या ये स्टीयरिंग व्हील तेरा खानदानी दुश्मन है? इसे इतना कस के क्यों जकड़ रखा है जैसे प्राण निकल रहे हो? हर शाम की ये एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मेरे लिए साक्षात काल बन चुकी थी। पर मैंने एक चीज नोटिस की। भले ही वो मुंह खोलते ही गालियों की बौछार कर देते थे, पर सिखाते पूरे दिल और जान से थे। हर एक बारीक हरकत, हर एक मोड़ का पैंतरा वो मुझे रगड़ रगड़ कर समझाते थे। जब तक मुझे सही अंदाजा नहीं आ जाता, वो खुद मेरे हाथ पकड़कर प्रैक्टिस करवाते। उनके बड़े और खुरदुरे हाथ मेरे हाथों पर होते थे, पत्थर जैसे सख्त। पर न जाने क्यों उनसे एक अजीब सा सुकून और अपनापन मिलता था। लेनियाओ आजकल काम में बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी। अक्सर देर रात तक ऑफिस में खटती रहती थी। इसलिए मैंने खुद खुशी खुशी उसे लाने और ले जाने का ठेका ले लिया। जाहिर है, अपने उसी खटारा इलेक्ट्रिक स्कूटर पर। फिर एक दिन लिन याओ का फोन आया कि उसने किसी बिजनेस डिनर में ज्यादा पी ली है, और उसने मुझे लेने आने को कहा। यह पार्टी एक बहुत ही रईस और चमचमाते प्राइवेट क्लब में चल रही थी। जब मैं अपने पिद्दी से स्कूटर पर वहां पहुंचा, तो देखा कि वो झाओ गांग लिनियाओ को सहारा देने का नाटक कर रहा था। लिनियाओ सच में बहुत टल्ली हो चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। और वो कमीना झाओ गांग गंदी नीयत से उसकी कमर पर हाथ फेरे जा रहा था, चेहरे पर वही ठर की मुस्कान लिए। शियाओ याओ, तू बहुत नशे में है। चल, मैं तुझे अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ। लिन याओ ने उसे धकेलने की कोशिश की, पर नशे में उसमें दम ही नहीं था। हट पीछे, मेरा पति मुझे लेने आ रहा है। वो नल्ला जो खटारा स्कूटर चलाता है, वो तुझे इस आलीशान जगह से लेने आएगा। यहाँ के दरबान तो उसके खटारे को गेट के अंदर भी ना घुसने दें। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा और गुस्सा सीधा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मैंने स्कूटर को वहीं सड़क किनारे पटका, दौड़कर गया और झाओ गांग को एक जोरदार धक्का देकर पीछे फेंक दिया। अपने गंदे हाथ उससे दूर रख, साले हरामखोर। मेरे धक्के से झाओ गांग लड़खड़ा गया, और जैसे ही उसने खुद को संभाला, मुझे खूंखार नजरों से घूरने लगा। अरे तू फिर आ गया, दो कौड़ी के भिखारी। क्या रे, हीरो बनने का कीड़ा काटा है? अपनी औकात देखी है आईने में? मैंने उस भड़व्वे को घास तक नहीं डाली। लिनयाओ को संभाला और अपने कंधे का सहारा दिया। जानू, चलो घर चलते हैं। लिनयाओ ने मदहोशी में अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी भोली मुस्कान आ गई। अरे जानू, तुम आ गए। साला उस एक शब्द ने मेरे दिल के सारे तार हिला दिए। अपनी इतनी बेइज्जती और अनदेखी देखकर झाओ गांग गुस्से से पागल हो गया। श्याओ याओ, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं ऐसा खेल करूंगा कि तू इस पूरी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं कर पाएगी। और वो जो तेरा ससुर ड्राइविंग स्कूल चलाता है ना, एक चुटकी बजाकर उसका वो टिन का डिब्बा बंद करवा दूंगा। मैं वहीं रुक गया।
फिर पलटा और उसे एकदम ठंडी कातिलाना नजरों से देखा। दम है तो करके देख ले भोंपू, पर उससे पहले अपनी ये गंदी जुबान संभाल ले। छाओ गांग गुस्से में पागल होकर हंसा और मुझे मारने के लिए अपना मुक्का हवा में उठाया। मैंने डर के मारे आंखें भींच लीं और मन में सोचा, सत्यानाश, आज फिर मेरी कुटाई पक्की है। पर जैसा मैंने सोचा था वैसा दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और झाओ गांग की चीख निकल गई। मैंने आंखें खोली तो देखा पुराने कपड़े के जूते वाला एक भारी भरकम पैर झाओ गांग के पेट में धंसा हुआ था। न जाने कब कोच लिन मेरे आगे आकर खड़े हो गए थे और उनके हाथ में रोटी बेलने वाला बेलन था। कोच लिन मेरे सामने यमराज के साक्षात अवतार की तरह सीना ताने खड़े थे। उस पल उनकी पीठ मुझे किसी विशाल पहाड़ जैसी महसूस हो रही थी। झाओ गांग पेट पकड़कर जमीन पर कीड़े की तरह तड़प रहा था। आसपास के सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़े, पर कोच लिन ने उन्हें ऐसी खतरनाक नजर से घूर कर देखा कि सबकी हवा टाइट हो गई और वो पीछे हट गए। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो आगे बढ़ेगा? जब मैंने नेशनल रैली चैंपियनशिप जीती थी ना, तब तुम सब अपनी चड्डी में मूतते थे। कोच लिन ने अपना वो पुराना खूंखार अंदाज दिखा दिया। चारों तरफ उनका ही खौफ छा गया। लिनियाओ को थामे हुए मैं ये नजारा देख रहा था और सच में मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंची। बुढ़े की जुबान भले ही कड़वी थी और मिजाज गरम, पर जब अपनों पर बात आती थी तो साला वो चट्टान बनकर ढाल बन जाता था। किसी ने झाओ गांग को जमीन से उठाया और वो कोच लिन की तरफ उंगली दिखाकर भौंकने लगा। ठीक है बुढ़े, देख लूंगा तुझे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर वो दुम दबाकर वहां से खिसक लिया। कोच लिन ने बेलन को अपनी कमर में खोंच लिया, मेरी तरफ मुड़े और मुझे तिरछी नजर से देखा। क्या मुंह फाड़ के देख रहा है ढक्कन? एक औरत को तो संभाल नहीं सकता, मुझे बीच में कूदना पड़ा। एकदम लल्लू है तू। मैंने बत्ती सी दिखाते हुए मस्का लगाया। पापा, क्या लात मारी आपने? मतलब आप जो रिवर्स पार्किंग सिखाते हो ना, उससे भी जबरदस्त। कोच लिन के होंठ थोड़े फड़फड़ाए। ऐसा लगा जैसे वो हंसना चाहते थे, पर उन्होंने अपनी हंसी दबा ली। ये मक्खन लगाना बंद कर और चुपचाप शियाओ याओ को घर ले चल। घर पहुंचकर कोच लिन ने नशा उतारने वाला सूप बनाया, जबरदस्ती लिन याओ को पिलाया और फिर मुझे बालकनी में बुलाया। उन्होंने मुझे एक सिगरेट ऑफर की। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा किया था। पापा, मैं सिगरेट नहीं पीता। पकड़ इसे चुपचाप। और उन्होंने खुद मेरे लिए सिगरेट सुलगा दी। उन्होंने एक गहरा कश खींचा और धुएं का छल्ला हवा में उड़ा दिया। वो खिड़की के पार अंधेरी रात को देखने लगे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और ठहराव था। शिनहाओ, तू थोड़ा मंदबुद्धि है, थोड़ा डरपोक है और थोड़ा कंगाल भी है। लेकिन वो मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में आज पहली बार एक अजीब सी नरमी थी। तेरा दिल साफ है और तू सच में शियाओ याओ की फिक्र करता है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मेरे सीने में जोर का गिल्ट उठा। सच्चा दिल? अबे मैं तो साला बस मकान का किराया बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। वो झाओ का पिल्ला बिल्कुल घटिया इंसान है। मुझे वो कभी फूटी आंख नहीं सुहाया। अपने बाप के पैसों पर उछलता है और खुद को कानून का बाप समझता है। अगर शियाओ याओ उसके साथ होती तो मैं कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। तेरे पास ना दौलत है ना रसूख, पर जब तक तू श्याओ याओ को खुश रखेगा, अगर आसमान भी टूट पड़ा ना, तो मैं तेरे लिए उसे अपने दम पर थाम लूंगा। उस पल मेरी आंखें भर आईं और साला गले में आंसू अटक गए। बचपन से लेकर आज तक मेरे मरे हुए माँ बाप के अलावा किसी ने मुझे इतना प्यार और इज्जत नहीं दी थी। भले ही ये सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। अचानक मुझे लगा कि मैं इस झूठ को और आगे नहीं खींच सकता। मैं इस बुढ़े के प्यार के लायक नहीं था। सच में, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह जब लिन याओ का नशा उतरा, तो पिछली रात का सारा किस्सा उसके दिमाग से गायब था। उसे बस इतना याद था कि मैं उसे लेने गया था। थैंक यू जानू। कल रात मैंने तुम्हारे लिए कोई बखेड़ा तो खड़ा नहीं किया ना? मैंने सिर हिलाया। अरे नहीं, वो तो पापा थे। और मैंने उसे बताया कि कैसे कोच लिन ने वहां आकर उसकी रक्षा की थी। लिन याओ फटी आंखों से सुनती रही और फिर उसकी आंखें नम हो गईं। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें जताना नहीं आता। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैं दरवाजा खोलने गया। बाहर वर्दी पहने कुछ सरकारी अफसर खड़े थे। क्या ये लिन जियांगवू का घर है? हम रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से हैं। किसी ने शिकायत की है कि लिन ड्राइविंग स्कूल में गैर कानूनी काम हो रहे हैं। हमें जांच करनी होगी। कमरे का माहौल एकदम सन्न हो गया। कोच लिन ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। साला झाओ का कीड़ा, बड़ी तेज चाल चला।
वो खड़े हुए और अपने कपड़े ठीक किए। कोई बात नहीं, सच को कभी आंच नहीं आती, मैं अभी निपटा कर आता हूँ। और वो उनके साथ चले गए। लिन याओ बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी। अब क्या होगा? ये पक्का उसी झाओ गांग की करतूत है। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका। पागल मत बन। अगर तू अभी उसके पास गई तो सीधे उसके बिछाए जाल में फंस जाएगी। वो साला तुझे अपने आगे झुकाना चाहता है। तो फिर क्या करें? वो ड्राइविंग स्कूल मेरे पापा की पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर वो बंद हो गया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिन याओ को इतना बेबस और रोता देखकर मेरे सीने में जैसे आग लग गई। मैं भले ही नाकारा था, भले ही सिर्फ एक नकली दामाद था, पर मैं इस परिवार को यूं तबाह होते चुपचाप नहीं देख सकता था। मैं उसके सामने झुका और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मत रो, ये सब मुझ पर छोड़ दे। लिन याओ ने रोते हुए मेरी तरफ देखा। पर तुम क्या करोगे? मैंने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में एक पक्का इरादा चमक उठा। मेरे पास दौलत या ताकत तो नहीं है, पर ये दो कौड़ी की जान तो है। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसे किसी का डर नहीं होता। अगर झाओ गांग घटिया खेल खेलना चाहता है तो मैं भी साले के साथ आखिरी दम तक खेलूंगा। तू घर पर रुक, मैं उस कुत्ते का हिसाब करके आता हूं। मैं उठा और सीधे दरवाजे से बाहर निकल पड़ा। बाहर कड़कती धूप थी। मैंने आंखें सिकोड़ी और एक लंबी आह भरी। अंदर से मेरी फटी हुई थी, पर मुझे पता था कि इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे वो बुढ़ा खड़ा था जो मुंहफट था, पर अपनों के लिए जान लुटा देता था। और वो लड़की थी जिसने भले ही मुझे इस्तेमाल किया था, पर मुझे वो अपनापन दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था। आज मैं जिंदगी में पहली बार एक असली मर्द बनना चाहता था। मैं जाओ गांग को ढूंढते हुए एक रेसिंग क्लब पहुंचा, जहां वो एक लड़की को बाहों में दबाए अपने लफंगे दोस्तों के सामने डींगे हाँक रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो पल भर के लिए थमा और फिर ठहाके मारकर हंसने लगा। अरे वाह! देखो तो कौन आया है। वो नल्ला दामाद अपने ससुर की भीख मांगने आया है क्या? चल, घुटनों के बल बैठ और 3 बार नाक रगड़ मेरे आगे। शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए तो उस बुड्ढे को बख्श दूं। उसके सारे यार दोस्त पागलों की तरह हंसने लगे, जैसे मैं सर्कस का कोई जोकर हूं। मुझे ना गुस्सा आया और ना ही मैं झुका। मैं बस चुपचाप उसे घूरता रहा। झाओ गांग, मुझे तुझसे एक शर्त लगानी है। शर्त? तेरी औकात क्या है मुझसे शर्त लगाने की? तेरी कुल जमा पूंजी भी साला 200 रुपए की नहीं होगी। मैंने ट्रैक पर खड़ी एक मॉडिफाइड जीटीआर की तरफ उंगली उठाई। हम दोनों रेस करेंगे। अगर मैं जीता तो तू ड्राइविंग स्कूल की शिकायत वापस लेगा और लिन याओ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। चाओगांग ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तू मुझसे रेस करेगा? अबे तू तो वो चंपू है जो ड्राइविंग टेस्ट का दूसरा राउंड भी पास नहीं कर पाया। हा 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 हा। मार ही डालेगा क्या? चल ठीक है। उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। आंखों में जहर उतर आया। और अगर तू हार गया तो? अगर मैं हारा तो मेरी जान तेरी। पूरे क्लब में सन्नाटा पसर गया। सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मेरा दिमाग सटक गया हो। यहां तक कि झाओ गांग की भी मेरी हिम्मत देखकर थोड़ी हिली, पर उसने तुरंत अपनी चौड़ वापस ला ली। शाबाश, जिगर है तुझ में। जब मरने का इतना ही शौक चढ़ा है तो तेरी ये मुराद भी पूरी कर देता हूं। आज आधी रात चियामिंग माउंटेन रोड पर मिलते हैं। क्लब से बाहर निकलते ही मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और टांगे थर थर कांप रही थीं। ये मैंने क्या बक दिया था? अपनी जान दांव पर लगाकर रेस? साला मुझसे मैनुअल गियर तो ढंग से डलता नहीं। क्या मैं सच में पागल हो गया था? हाँ, मैं पूरी तरह सठिया गया था। पर मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। झाओ गांग जैसे कमीने के आगे ना धमकियां काम करती, ना मिन्नतें। उसे उसी के खेल में पटकना जरूरी था। सोचते सोचते मेरे कदम खुद ब खुद ड्राइविंग स्कूल की तरफ बढ़ गए। ड्राइविंग स्कूल पर ताला लग चुका था। गेट पर सरकारी सील लगी थी। मैदान एकदम वीरान पड़ा था, जहां बस कुछ पुरानी खटारा गाड़ियां खड़ी थीं, जो कोच लिन की पूरी जिंदगी की मेहनत थी। मैं दीवार फांदकर अंदर कूदा। उस सेंटाना कार के पास गया जिसे मैंने 3 महीने चलाया था। उसके जंग लगे दरवाजे पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरे पुराने यार, आज रात हमें अपनी जिंदगी की बाजी लड़नी है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, तुझे लगता है ये खटारा डिब्बा उस जीटीआर को हरा देगा? मरने की जल्दी मची है क्या? मैं झटके से पलटा। सामने कोच लिन हाथ में शराब की बोतल लिए खड़े थे। पापा, आप छूट गए?
हाँ, सबूत ना होने की वजह से अभी छोड़ दिया, पर जांच पूरी होने तक स्कूल बंद रहेगा और मैंने सब सुन लिया है। तू उस झाओगांग के साथ रेस लगाने वाला है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? कोच लिन ने गुस्से में शराब की बोतल जमीन पर दे मारी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। तुझे रेसिंग का अर भी नहीं आता? ये सीधा अपनी मौत से जुआ खेलना है। तू मरा तो मरा, पर शियाओ याओ का क्या? क्या उसे जवानी में ही विधवा बनाना चाहता है? पापा, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये स्कूल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और मैं किसी ऐरे गैरे को आपके आत्मसम्मान से खिलवाड़ करते नहीं देख सकता। कोच लिन वहीं जम गए। उन्होंने मेरी सुर्ख लाल आंखों में देखा, फिर एक लंबी ठंडी आह भरी और मेरे सिर पर हाथ रखा। अरे पगले, किसने कहा कि ये कार उस जीटीआर को नहीं पछाड़ सकती? उन्होंने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठते ही उनकी आंखों की चमक पूरी तरह बदल गई। वो अब कोई थके हारे बुढ़े नहीं थे। वो वही लीजेंड लिन जियांग वू थे जो कभी रैली रेस के बेताज बादशाह हुआ करते थे। बैठ अंदर। आज रात मैं तुझे अपनी जिंदगी का आखिरी सबक सिखाऊंगा कि इंसान और मशीन जब एक हो जाते हैं तो क्या बवाल मचता है। उस दोपहर मैंने और कोच लिन ने उस पुरानी सेंटाना का एक एक पुर्जा खोल दिया। हमने उसका इंजन बदला, उसका सस्पेंशन बदला और नए टायर चढ़ा दिए। बाहर से तो वो अब भी वही खटारा सेंटाना लग रही थी, पर अंदर से उसका सीना एक दरिंदे की तरह धड़क रहा था। याद रख, कार सिर्फ एक जरिया है। जीतता वही है जो स्टीयरिंग संभालता है। तेरी हिम्मत, तेरा फैसला और तेरा अंदाजा ही सब तय करेगा। असली रफ्तार मोड़ों पर नापी जाती है। सीधी सड़क पर तो कोई भी ऐरा गैरा एक्सीलेटर दबा लेता है। असली खिलाड़ी वो है जो मोड़ पर सही वक्त पर घुसे, सही लाइन पकड़े और सब कुछ दांव पर लगाने का जिगर रखे। आधी रात का वक्त, सुनसान पहाड़ी सड़क और इंजनों की कान फाड़ देने वाली दहाड़। छाओ गांग अपनी चमचमाती जीटीआर में अकड़कर बैठा था और मुझे अपनी खटारा सेंटाना में देखकर हिकारत से हंस रहा था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। हथेलियां पसीने से लथपथ थीं। कोच लिन बगल वाली सीट पर अपना थर्मस थामे एकदम शांत बैठे थे। इतना क्यों कांप रहा है? इसे एक रुकावट समझ। अपना वही दूसरा ड्राइविंग टेस्ट समझ जिसे तुझे पास करना है। लाइन पार की तो फेल, और ठुक गया तो सीधे ऊपर, समझा? मैंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। झंडी नीचे गिरी और रेस शुरू हो गई। जीटीआर तीर की तरह आगे सनसनाती हुई निकली और कुछ ही पलों में मुझे कई मीटर पीछे छोड़ दिया। जल्दबाजी मत कर, रेस को स्थिर रख। आगे 5 खतरनाक अंधे मोड़ हैं, वही तेरा असली मौका है। मेरी नजरें आगे चल रही लाल बत्तियों पर जम गई। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। खिड़कियों से हवा चीखने लगी और स्पीडोमीटर का कांटा पागलों की तरह भागने लगा। पहला मोड़ आया। झाओ गांग ने मोड़ पर अपनी रफ्तार धीमी की। उसका कट एकदम परफेक्ट और स्मूथ था। अब बिल्कुल धीमा मत होना। अंदर वाली लाइन पकड़, हैंड ब्रेक खींच और स्टीयरिंग काट। कोच लिन अचानक चिल्लाए। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, पर मेरे शरीर ने बिना सोचे उनके आदेश का पालन किया। मैंने झटके से हैंड ब्रेक खींचा, स्टीयरिंग को मोड़ा और कार का पिछला हिस्सा हवा में बुरी तरह घूमा। टायरों ने सड़क को रगड़ते हुए चीख निकाल दी। सेंटाना नाली के किनारे से चिपकती हुई एक नामुमकिन एंगल पर फिसली। एक जबरदस्त इनर्शिया ड्रिफ्ट, और मैंने झाओ गांग को वहीं पीछे छोड़ दिया। जीटीआर के अंदर झाओ गांग की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने साक्षात भूत देख लिया हो। अरे बहनचोद, ये तो साला खटारा सेंटाना है। उसके बाद का पूरा रास्ता मेरा निजी तमाशा बन गया। कोच लिन के इशारों पर मैं बार बार अपनी औकात से बाहर जाकर खेल रहा था। हर मोड़, हर ड्रिफ्ट, मुझे लग रहा था कि मैं अब वो डरपोक शिन हाव नहीं रहा। मैं हवा था, मैं बिजली था, मैं इस पूरी सड़क का बेताज बादशाह था। फिनिश लाइन ठीक सामने थी। मैंने झाओ गांग को इतना पीछे छोड़ दिया था कि उसे मेरी बैकलाइट तक नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने फिनिश लाइन पार की, मैंने ब्रेक मारे और पूरी तरह निढाल होकर सीट पर गिर पड़ा। मेरे जिस्म में रत्ती भर जान नहीं बची थी। कोच लिन ने आराम से अपना थर्मस खोला, एक घूंट पानी पिया और बोले, बुरा नहीं था, कम से कम मेरी नाक नहीं कटवाई। मैंने उनकी तरफ देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। पापा, क्या मैं रोड टेस्ट में पास हो गया? कोच लिन ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। पास हो गया? पूरे 100 में से 100 नंबर।
चाओ गांग हार चुका था, पूरी तरह धूल चाट चुका था। वो मुझे गुस्से से घूर रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसका मन तो मुकरने का था, पर वहां भारी भीड़ जमा थी और रेस की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। वो इतनी सरेआम जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है शिनहाओ, तू जीत गया। मैं अपनी हार मानता हूं। मैं वो शिकायत वापस ले लूंगा और आज के बाद लिन याओ के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो अपनी कार में घुसा और फर्राटा भरते हुए भाग गया। लिन याओ दौड़ती हुई आई और सीधे मेरे सीने से लिपट गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैंने उसे कसकर भींच लिया। उसके बदन की गर्माहट महसूस करते हुए मेरे दिल को जो सुकून मिला, वो कभी नहीं मिला था। मैंने हौले से कहा, सब ठीक है, अब सारा ड्रामा खत्म हो गया। जब हम घर पहुंचे तो रात के 3 बज चुके थे। मैं और कोच लिन चांदनी रात में बालकनी में बैठकर बाप बेटे की तरह जाम छलका रहे थे। पापा, एक बात मुझे आपसे हमेशा से पूछनी थी। आपने मुझे ड्राइविंग टेस्ट के दूसरे राउंड में लगातार 5 बार फेल क्यों किया था? मैं थोड़ा धीमा जरूर था, पर इतना भी रद्दी नहीं था। कोच लिन ने एक पेग अंदर खींचा, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक शातिर चमक थी। जानना चाहता है? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि तू मुझे पसंद आ गया था। सुनते ही मेरे मुंह से पूरी दारू बाहर फव्वारे की तरह निकल गई। क्या आप मुझ पर लाइन मार रहे थे? कोच लिन ने आंखें तरेरी। दिमाग के पैदल, क्या गंदी बातें सोच रहा है? मैं तुझे अपना दामाद बनाना चाहता था। उन्होंने अंदर सो रही लिन याओ की तरफ इशारा किया और वजह समझाई। वो लड़की श्याओ याओ बचपन से ही बहुत जिद्दी और महत्वाकांक्षी रही है। उसके नखरे बड़े हैं और नाक ऊंची है। कोई भी अमीर रईस ज्यादा उसके लायक या भरोसेमंद नहीं था। मैं उसके लिए एक सीधा साधा, सच्चा और सब्र रखने वाला बंदा ढूंढ रहा था, जो परिवार को संभाल सके। जिस दिन तूने ड्राइविंग स्कूल में फॉर्म भरा था, मैंने तेरा कच्चा चिट्ठा देख लिया था। ना माँ बाप का झंझट, साफ सुथरा बैकग्राउंड और एकदम सीधा स्वभाव। मुझे तभी समझ आ गया था कि तू खरा माल है। इसलिए मैंने जानबूझकर तेरी इतनी वाट लगाई ताकि तेरे सब्र और औकात का इम्तिहान ले सकूं। अगर तू भाग जाता तो इस घर के लायक नहीं था, पर तू टिका रहा, इसलिए आज तू लिन खानदान का दामाद है। मेरे तो तोते उड़ गए, जुबान पर ताला लग गया। मतलब पिछले 3 महीनों से जो मेरी रोज कुटाई और बेइज्जती हो रही थी, वो सब इस बुड्ढे की रची हुई स्क्रिप्ट थी। ये साला ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर था या ऑस्कर जीतने वाला डायरेक्टर? तो फिर वो नकली शादी वाला नाटक? कोच लिन ने ठहाका लगाया। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं था? शियाओ याओ अपनी नौटंकी मुझसे छुपा लेगी? मैं तो बस तुम दोनों के ड्रामे में मजा ले रहा था, वरना तेरे जैसे बकरे को इस जाल में कैसे फंसाते? मेरी तो पूरी तरह बत्ती गुल हो गई। सच ही कहते हैं कि बूढ़े बाप के आगे सबकी अक्ल घुटने टेक देती है। तो क्या अब मैं पक्के तौर पर इस खानदान का हिस्सा बन गया? कोच लिन ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर। ड्राइविंग में तो तू जैसे तैसे लटकते हुए पास हुआ है, पर अगर लिन जियांग वू का असली दामाद बनना है तो अभी तेरा एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। मेरी फिर से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक और इम्तिहान, अब क्या बचा है? लिखित परीक्षा। कोच लिन ने अपनी जैकेट के अंदर से एक कागज निकाला और मेज पर जोर से पटक दिया। ये लिन ग्रुप के शेयर्स का ट्रांसफर एग्रीमेंट है। जैसे ही तू इस पर दस्तखत करेगा, तू लिन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। श्याओ याओ का हाथ बटाना शुरू कर। बेचारी अकेले कब तक गधों की तरह खटती रहेगी? मैं उस कागज को फटी आंखों से देखता रह गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। पापा, ये ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो मुझे ये सब मिल रहा है? बकवास बंद कर। जब साइन करने को बोला है तो चुपचाप साइन ठोक, और आगे से शियाओ याओ का पूरा ख्याल रखना। अगर कभी उसे सताने की हिमाकत की ना, तो मेरा बेलन याद रखना। मैंने थूक गटका और कांपते हाथों से अपने दस्तखत ठोक दिए। उस पल के बाद मैं कोई लावारिस और कंगाल कीड़ा नहीं रहा था। मेरे पास एक घर था, एक बीवी थी और दुनिया का सबसे खूंखार पर जान छिड़कने वाला बाप था।